व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात को लेकर पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त वो बड़े ड्रामाई अंदाज में ख़बरें रिपोर्ट कर रही है। मुलाकात आर्मी चीफ की हुई बेसिकली DGISI की मौजूदगी में पाकिस्तान की अपोजिशन के बेशतर पार्लिमानी लीडरान के साथ, और उसमें ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। और ये रिपोर्ट किया हुकूमत ने, शेख रशीद ने रिपोर्ट सबसे पहले उसको ब्रेक किया, और ऑब्वियसली ये ब्रेक किया तो पता चला कि ये मंशा से हुआ होगा जिनके साथ मुलाकात हुई है कि इस चीज़ को बताया जाए। और उसकी तफसीलात डिफरेंट आई, किसी ने कुछ बात की, किसी ने कुछ बात की। गिलगित बल्तिस्तान को लेकर ये मुलाकात थी बेसिकली कि DGISI और आर्मी चीफ चाह रहे थे कि तमाम अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टीज़ जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है उसके मुतल्लिक मामलात को देख लें इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद। सवाल ये उठाया गया कि इस तरह की पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करने की मीटिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हेड करनी चाहिए थी, ना कि आर्मी चीफ को या DGISI को। ये शेरी रहमान ने वहाँ पर आर्मी चीफ के सामने मसला उठाया, और इसको लेकर आज मरीम नवाज साहिबा जब पेशी के लिए पेश हुई तो उन्होंने भी इस बारे में कहा कि बेसिकली किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर GHQ के बजाय ऐसी मुलाकातें जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर होनी चाहिए। ये वो तमाम उस बयानिया का तसलसल है जो नवाज शरीफ साहब ने टोन सेट की है 20 सितंबर को APC को खिताब करते हुए, और उस एलामिये की भी स्पिरिट जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का बढ़ता हुआ रोल पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है उसको रोका जाए। इलेक्शन से लेकर सियासी मामलात, नैब से लेकर जुडिशल रिफॉर्म्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसको ही इस मामलात को तय करना चाहिए। इसके बाद जो है ऑब्वियसली खुल के अस्करी क़यादत की तरफ से ये बात आई कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सियासतदान जो है ख़ुद अपने मसाइल लेके हमारे पास आते हैं, और हम उनको यही कहते हैं कि अगर आपका कोई कानूनी अदालती मामला है तो वो अदालत हल करेगी, ना कि आर्मी चीफ हल करेंगे। अस्करी क़यादत ये भी कहती है कि अगर आपका कोई सियासी मामला है, इमरान खान के साथ मसला है अपोजिशन का, तो वो आपने आपस में डील करना है। हमारा ना इमरान खान से कोई इन्फ्लुएंस है, ना इमरान खान का इस तरह हमारे साथ कोई इस तरह की कोई रिलेशनशिप है कि हम अपोजिशन के मामला लेकर उनसे बात करें। आज DGISPR की तरफ से उनके एक इंटरव्यू के अंदर यही बात सामने आई कि मोहम्मद ज़ुबैर जो है PMLN के बड़े अहम लीडर, उन्होंने भी आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें की, और दोनों मुलाकातों में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के मुस्तकबिल को लेकर, उनके केसेस को लेकर आर्मी चीफ से बात की गई मुबैना तौर पर। बल्कि DGISPR तो कह रहे हैं कि ये हुई बात इस तरह, और आर्मी चीफ ने इस पर कहा कि लीगल मसाइल अदालतों और सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे, इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं है। तो सिचुएशन ये बन रही है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा का नैरेटिव है जो ये समझते हैं कि इवन पार्लिमानी लीडरान को GHQ या DGISI या अस्करी क़यादत या आर्मी चीफ के पास सियासी मसला डिस्कस करने जाना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ आर्मी है वो ये कहती है कि जी हमें तो मदद के लिए या सजेशंस के लिए हुकूमत खुद रब्ता करती है, और कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं तो हम बाउंड हैं उनको ना सिर्फ सजेस्ट करने बल्कि उनकी हेल्प करने में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसमें मरीम नवाज साहिबा ने आज क्या कहा ज़रा वो पहले सुन लेते हैं। डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने चाहिए। क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाजत से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पे, और ऐसे इनका पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ, लेकिन ना इन इश्यूज पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। गिरफ्तारियां हो या जो मर्जी हो, अब लाएअमल वो या जो APC ने दे दिया इंशाअल्लाह ताला, उससे पीछे नहीं आएंगे। राइट व्यूज़, ये तो मामला चलते रहेंगे, मुलाकातों के बहाने तलाश लोग करते रहेंगे। आर्मी चीफ से मिलने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस तरह उसको फिर पेंट किया जाता है वो एक कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। लेकिन हमारे यहाँ और भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, और पिछले दिनों जो सबसे बड़ा इशू उठा वो था कि दिन दिहाड़े जो है, दिन दिहाड़े से मुराद में ये ऑब्वियसली वाक़या तो रात को आया, लेकिन रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन है, पुलिस की क्या पोजीशन है कि एक खातून जो है वो मोटरवे के ऊपर जो है अपने बच्चों के सामने उनकी अस्मत दरी हुई, और हम सब देखते रहे, हम सब से मुराद पुलिस देखती रही, ना कोई मदद के लिए पहुँचा, ना कोई इमदाद के लिए पहुंचा, ना कोई इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे थी, और उसके बाद आज तक भी जो मरकजी मुजरिम है पकड़ा नहीं जा चुका। इसके बाद डिबेट शुरू हुई कि हमारे पास रेप के लॉज जो है वो फॉल्टी है, वो डिफेक्टिव हैं। कोई कह रहा है कि फांसी हो जानी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं यानी कि अभी रेप केस के अंदर, गैंग रेप में फांसी की सज़ा है, आम रेप के अंदर फांसी की सज़ा नहीं है, अनलेस
कि उस विक्टिम को जो है वो कत्ल भी कर दिया जाए ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो कहा गया कि इस ज़्यादती जो है उसको ज़्यादती ही काफ़ी है किसी खातून या किसी शख्स की जिसकी बेस पे मौत की सज़ा हो जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मर्द को नामर्द कर देना चाहिए, इस तरह का मर्द जो हो। तो ये मामला भी तय नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में किस तरह डील किया जाए। तो इस सियासी मामलात और ये पाकिस्तान की आवाम के रियल मामलात, इनको ज़हन में रखते हुए हमने आज बहुत ख़ास गेस्ट को बुलाया है। आप उनको वैसे भी जानते हैं, हम उनको वैसे भी वज़ीर कानून के तौर पे इससे पिछली गवर्नमेंट में वो सर्व कर चुके हैं। इससे पिछली गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा वसी तजर्बा है कानूनी मामलात का, सियासी मामलात का। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर हैं जनाब बाबर एवान साहब। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया इस अहम तरीन मौके पर जब APC हो चुकी है, मुलाकातों का तस्करा चल रहा है। मैं चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम आपसे एक्सक्लूसिव है और मुझे ये भी पता है कि आपके पास रेप का एक नया लॉ है जो आज आप हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा शेयर करेंगे। मैं पहले आपसे थोड़ा सियासी मंजरनामे में बात कर लूँ और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में फिर जो ये लॉ है इसके ऊपर बात कर ली जाए। इज़ इट ओके विद यू? यस, जैसे आप चाहेंगे। बता दीजिए, ये नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है इसको लेकर हर चीज़ कंट्रोवर्शियल बन रही है। इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे इलामिया आ रहा है और कहा ही जा रहा है कि आपकी गवर्नमेंट के दौर में इतना असर-रसूख बढ़ चुका है इस्टेब्लिशमेंट का कि APC करके एक पूरा इलामिया जारी करना पड़ा कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल को रोका जाए बढ़ने से। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? किस तरह देखते हैं सर आप इसको? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच कामरान शाह साहब। पहली बात तो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के परवरदा हैं, मैं आपको सिर्फ 2 सवाल आपके ज़रिए से मैं कौम तक पहुंचाना चाहता हूं। पहला सवाल तो ये है कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो सियासत में किस दौर में आए थे। इनकी वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें पीछे से वो एड़ियों के बल होके खड़ा होकर नज़र आने की कोशिश कर रहे थे शुरू में जर्नैलों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सफ़ में खड़े हुए और फिर उनके आला कार बन गए। ये उस ज़माने की बात है जब पहला जो पाकिस्तान का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर था उसको हटाया गया। ये कहाँ खड़े थे, ये तयशुदा बात है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो जिसने बड़े सही फ़ैसले किए, बाज़ ऐसे फ़ैसले थे जिससे पूरे पाकिस्तान में उनकी पजीराई होती थी, उसको हटाने में किसका रोल था। तीसरे प्राइम मिनिस्टर पे आप आ जाएँ यूसुफ रज़ा गिलानी। तो ये हर प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए जब तक ये खुद नहीं आते पाकिस्तान में सारा कुछ गलत है। गलत सही की बहस के ऊपर मैं 1 लाइनर आपको देता हूँ। सबसे पहले आप शुरू कर लीजिए कि जहांगीर करामत साहब को इन्होंने जहांगीर थे, उसके बाद इन्होंने लगाया राइल शरीफ साहब को, वो गलत थे और ये सही थे। उसके बाद इन्होंने लगाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, ये सही थे और वो सारे गलत थे, उन्होंने धांधली करवा दी 2018 के अंदर। उसके अलावा उन्होंने चेयरमैन नैब लगाया, वो गलत थे, नवाज शरीफ साहब सही थे। प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी लगाया, वो गलत थे, नवाज शरीफ साहब सही थे। आप अगले पे चले जाइएगा कि बाजवा साहब को वो लेके आए और बाजवा साहब गलत हो गए, नवाज शरीफ साहब सही हो गए। इसलिए इसको आपको समझना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव जो सेफमा के अंदर इन्होंने खिताब फरमाया था वो पर्सपेक्टिव है, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो वाघा बॉर्डर है ये तो ऐसे लकीर शकीर आ गई है दरमियान में, आप में और हम में कोई फ़र्क नहीं है। वो तो पूजा तक करने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि एक ही तरह की, हालांकि हम तो वादानियत पे यकीन रखते हैं और शिर्क की किसी तरह की भी इजाज़त नहीं है। अब ये एक हो गया। दूसरा ये है कि अब नवाज शरीफ नहीं इस वक्त बोल रहे, इस वक्त इल्ताफ़ 2 आपको नज़र आएंगे। उनका जो बयानिया है वो बयानिया आपको नज़र आएगा क्यों निकाला 2, और उसके अंदर ग्रुप भी आपको 2 नज़र आएंगे। मैं आखिरी 2 पे जाता हूँ कि ग्रुप किस तरह से हैं। आज इतनी लंबी तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस के सामने, एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने क्या कहा है। अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की इदारों के साथ खड़े हैं, आप चाहते हैं कि फ़ौज इंडिपेंडेंट अदारा रहे, अदलिया इंडिपेंडेंट अदारा रहे, उसको कोई पोलिटिसाइज़ ना करे, उसको कोई स्कैंडलाइज ना करे, उसको कोई बिलिटल करने की कोशिश ना करे, उस पर कोई हमला आवर ना हो, तो आपको अपनी पोजीशन वादे करना चाहिए। शहबाज शरीफ उनके भाई नहीं है सिर्फ, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहते हैं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। एक आईनी पोजीशन है उनकी, वो एक लफ्ज़ नहीं कहते उसके बारे में। फिर दूसरा, आज एक और आप देख लीजिएगा कि जितने लोग वो बयानिया आगे लेके जा रहे हैं ये सारे वो हैं जिन्होंने इससे पहले बयानिया बढ़ाया था आगे, जिसको आप डॉन लीग साहब बयानिया कहते हैं। ये सारे बयानिए आप मिलाएं तो फिर आपको इंडिया पे नज़र डालना पड़ेगी कि उसके अंदर इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बयानी की किस तरह से पिज़राई हो रही है। मैं इससे आगे नहीं जाता, दूसरे पहलू पे इसके चलते हैं। दूसरा पहलू वो है जो आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये ब्लेम गेम,
ब्लेम गेम उसी वक्त शुरू होती है जब इनको किसी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर ये नहीं बोलते। फ़ौज से मिलना कोई गलत काम नहीं है, फ़ौज हमारे मुल्क का एक इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। अदलिया की अदालत में जाके पेश होना वो भी ठीक है और वो जाना चाहिए ज़रूर। ये फ़ौज के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, अदलिया के हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आते कोई नहीं है। ये टाइम क्यों नहीं बताते आपको कि कामरान शाहिद साहब फलां तारीख को मैं आ रहा हूँ? उसकी वजह यह है कि इनको पता है कि शहबाज शरीफ अगर वज़ीर आला होते हुए उसको लाहौर एयरपोर्ट नहीं मिला था, तो आज अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनको इस्तकबाल करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। जो मैं अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आगे इस तरह से ये बात बढ़ती है कि इस वक्त पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोविड-19 के अंदर सारी दुनिया हमारी तारीफ़ कर रही है। इस हफ्ते के अंदर और इस महीने के अंदर जो हमारी, आप देख लीजिए कि किस तरह से हमने ज़ीरो कर दिया, एक जो खसारा हमेशा चलता रहता था वो, और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। आपके हम नाम भी बताते हैं, आप भी बताते हैं, बाकी भी बताते हैं। परेशानी इनको ये है कि इनका ख्याल ये था कि कोविड जो ही शुरू हुआ, ये वापस आए कि गवर्नमेंट गिरा के हम फौरी तौर पे कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किसी रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगे। जो इनका असल मंशा है वो दो हैं। एक ये है कि किसी तरीके से इनको दे दिया जाए, आप जिससे भी, आप बाखबर हैं, हमसे ज़्यादा बाखबर होते हैं, आप जिससे भी बात करेंगे ये नैब के कानून में 34 तब्दीलियाँ चाहते हैं, और दूसरा ये कहते हैं कि टीटी के और बेनामी के ये मुकदमात ख़त्म हो जाएं, और ख़त्म करने का तरीका ये है कि जो कानून बन गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में, उस कानून को उड़ा दिया जाए। बाकी इनका क्या मसला है? गवर्नमेंट के साथ कोई मसला है? अच्छा, ना इनके खिलाफ बिल्कुल बाबर साहब, ये आपका बिल्कुल है। पर्सपेक्टिव आ गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, इस वक्त उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत रोल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में, इस हद तक के पार्लिमानी अमूर के जो इशूज़ है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो रहा, वो प्राइम मिनिस्टर्स को लीड नहीं कर रहे हैं, उसको अस्करी क़यादत कर रही है। ये पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। आपके नज़दीक क्या प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए नहीं इनसे मिले, अपोजिशन के लीडरों से और आर्मी चीफ को कहा कि आप इनसे मिले, कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, या वो अपोजिशन से इतने एलर्जिक हैं उनकी मुबैना करप्शन को लेकर कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं किसी भी मामले में जिसमें अपोजिशन ने भी बैठ रहा हो, मैं बात करने को तैयार नहीं हूँ, आर्मी चीफ भले कर ले, मैं नहीं करूँगा। प्राइम मिनिस्टर की क्या परसेप्शन है जो ये मीटिंग हुई गिलगित बल्तिस्तान को लेकर? जी देखिए, एक तो जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे हैं, इस्लामाबाद शहर वालों को पता है कौन मिलने के लिए जाता है, कौन टाइम मांगता है, कौन किस हाउस में जाता है, सबको पता है। मैं उस पर कोई इजाफा नहीं कर सकता। जो असल इशू है वो ये है कि ये एक कमेटी थी, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, जो ही ये गवर्नमेंट आई तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई, और वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको हेड करते हैं स्पीकर। तो प्राइम मिनिस्टर तो उसका हिस्सा ही नहीं है, आप नाम उठा के देख लीजिए उस कमेटी में। मैं भी चूंकि बाद में आया, इसलिए मुझे भी उन्होंने इस कमेटी में बुलाना शुरू किया है ऑन स्पेशल इन्विटेशन। बाकी जो जितनी कमेटीज़ हैं मैं उनका हिस्सा हूँ, इसलिए कि मुझसे पहले बनी हुई है। जो असल इशू था वो ये था कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपने देखा कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल मैपिंग की है और रीमैपिंग के हवाले से जो कानून पास हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ज़रूरत थी। तो एक जो जिनके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा है, अगर उन्होंने किसी को बुलाया और उसको कुछ बताया, तो इसमें पार्लियामेंट का पॉलिटिकल रोल किधर आ गया? और फिर जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है उस लेजिस्लेशन में ये हमारे साथ बैठते रहे, और हमारे साथ बैठने के बाद रात को मानते थे, सुबह ये मुकर जाते थे। उसकी सबसे बदतरीन मिसाल ये है कि इन्होंने, दोनों बड़ी पार्टियों ने ये कहा कि हमारे साथ ज़बरदस्ती हुई है। ज़बरदस्ती, अब आप किसी से को बुला के कल पूछ लीजिएगा ज़बरदस्ती वाली बात, कि सुबह इन्होंने ये तय किया, अगले दिन हमसे बात की, राजा जफरुल्लाह साहब ने भी बात की और बाकी अपोजिशन ने भी बात की। उन्होंने कहा जी कि हम इसको मुतफिका कानून बनाना चाहते हैं जो आप ला रहे हैं ATA का, इसलिए कि हम इसको ला रहे थे फेटफ रिलेटेड ATA का कानून, ठीक, और वो हम उसको ला रहे थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। इन्होंने कहा जी ये सारे पाकिस्तान के सारे मुकदमात पे लग जाएगा, बाकी इदारे भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इसको फेटफ आप स्पेसिफिक रहने दीजिए। हमने एग्री कर लिया। पार्टी की, इनकी पार्टी हेड करती है पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब सेनेटर, वो उसको हेड करते हैं। दोनों बिल उन्हीं के पास गए, दोनों बिल इन्होंने सुबह 10 साढ़े 10 बजे कमेटी में मुतफिका तौर पे मंजूर किए। 40 पेसेस चल के ये फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जब पहुंचते हैं तो वहाँ कि वो एक बिल को मंजूर करते हैं, दूसरे बिल को वो ना कर देते हैं। अब आप सवाल ये कर लीजिएगा कामरान साहब, बड़ा वैलिड सवाल बनता है कौम की तरफ से, कि आप ये बताइए कि जिस जगह आपने हाँ की वहां जबरदस्ती हुई या जहां आपने ना की वहां जबरदस्ती हुई है। अच्छा, दोनों जगह तो नहीं हो सकती सर। वो ये कहते हैं कि ये जो सेनेट ये ज्वाइंट सेशन हुआ है, इसके अंदर जो हमारी वोटिंग जो है अक्सरियत अकलियत बदल गई, ये आपने कहीं बाहर से मदद ली है, तो उसको आपके साथ रिस्पॉन्ड करते हैं कि स्पीकर ने भी धांधली कर दी, और वो कह रहे हैं जो लोग इलेक्टेड नहीं थे उन्होंने भी वोट में हिस्सा लिया। मुझे उम्मीद है आपने
ने नहीं वोट में हिस्सा लिया होगा या शहजाद साहब ने लिया नहीं होगा, लेकिन इल्ज़ाम की हद तक ये है कि जी बाहर से कभी सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं तो बाहर से ऐसी इमदाद होती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अकलियत में होने के बावजूद जीत जाते हैं, फैटफ के ऊपर अकलियत में होने के बावजूद जीत जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। तो ये किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को बाबर साहब? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। अच्छा है आपने मुझसे सवाल, इसके जो दो हिस्से हैं मैं दोनों को अलग-अलग रख के डील कर लेता हूं। जरूर। पहली बात यह है कि ये हमें इमदाद कोई बाहर से नहीं आ सकती, अंदर की इमदाद होती है। अंदर की इमदाद इसलिए होती है कि लोग तंग आ गए हैं। पहली तकरीर उन्होंने मेडन स्पीच थी इमरान खान को करने दी। हर रोज़ ये उठ के वो बयानियाँ लेते हैं जो लोगों के बच्चे हैं, उनके घर हैं, लोगों की पढ़ी लिखी औलाद है, वो उनको बताती है इंडिया खुश हो रहा है। लोग इनसे तंग आ गए, इनके अपने लोग इनसे तंग आ गए, एंड नोबडी वांट्स टू डू दिस टाइप ऑफ पॉलिटिक्स एनी मोर। इसलिए अगर कोई नहीं आया तो आपको याद है कि जब चेयरमैन सेनेट वाली बात हुई थी, इन्होंने कहा हम अपनी पार्टी के लोग निकालने लगे। निकाला किसी को? सही। अब ये इनका नारा तो ये था ना, क्यों निकाला? अब सवाल आप ये कीजिएगा क्यों नहीं निकाला? उसका सबब ये है कि अगर ये निकालेंगे तो फिर आपको आधी आधी पार्टी निकालनी पड़ जाएगी। लोग इससे बड़े तंग हैं, इसलिए कि 6-7 लोगों के ऊपर मुकदमात हैं। अच्छा, इसका दूसरा पहलू आपने जो कहा कि हमें मदद किस तरह से कोई गैबी मिली और वो मैं जवाब दिया। दूसरा आपने कहा जी कि वोटिंग कोई हुई है जी। अच्छा, वोटिंग के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कैसे तरीका क्या है और रूल्स में लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं धांधली की स्पीकर ने पहले जो है ना, जो सुनिए ना, सेंस ऑफ द हाउस होता है, धांधली होती है वॉइस पे। अगर कोई धांधली कर सकता है स्पीकर, इतना कोई नहीं नीचे उतरता। धांधली वॉइस पे हो सकती थी। इन्होंने कहा जी काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग हुई, उसके बाद सेपरेशन हुई। सेपरेशन किस तरह से हुई? हमने अलहदा से लोगों को कहा कि आप खड़े होकर वोट अपना गिनवा दीजिए। तो तीसरा कौन सा तरीका था? बयान अल्फी वाला। शहबाज शरीफ बयान अल्फी देते हैं, वापस लाऊंगा, नहीं ला सके। सर एक बात बताएं, नहीं आ सके बयान अल्फी। बाबर भाई एक बात बताएं लाइटर नोट में भी लेकिन सीरियस नोट में भी, नवाज शरीफ को लेके इमरान खान क्या सोचते हैं? मतलब क्या उनकी परसेप्शन? अब तो वो नवाज शरीफ सियासी तौर पे खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता ये है या ये इंप्रेशन दिया जाता है नून लीग की तरफ से कि इमरान खान दिन रात 24 घंटे 5 वक्त नमाज पढ़ने के साथ साथ जो है वो जब अस्तगफुरुल्लाह की तस्बीह करते हैं तो वो सोचते हैं कि नवाज शरीफ की कैसे आज इस्तेसी करनी है। तो क्या किस तरह देखते हैं नवाज शरीफ को? प्राइम मिनिस्टर से आप तो मिलते रहते हैं, क्या परसेप्शन है उनके बारे में? क्या कर रहे हैं इनके साथ मज़ीद? देखिए, ऐसी कई हस्तियां ऐसी होती हैं जो अस्तगफुरुल्लाह करती हैं और फिर उनको लाहौल भी पढ़नी पड़ती है। अच्छा। मैं कल जब निकला ना कैबिनेट से जी। तो अगेन आपके कैडर के लोगों ने मुझे फ़ोन करने शुरू किए, तो उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ के बारे में लफ्ज़ भी ये नहीं कैबिनेट में आया, लफ्ज़ भी नहीं कैबिनेट में आया। अच्छा, उसका सबब है वो किस जगह रेलेवेंट है? इमरान खान किस बात के ऊपर इस वक्त आपके इल्म में ही है कि सुबह से लेकर शाम तक जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान के अंदर ईज़ ऑफ बिजनेस है, पाकिस्तान का ग्लोबल इमेज है, कश्मीर का मसला है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो सारे इश्यूज़ हैं वो चलते रहते हैं। और फिर साथ साथ ये चलता रहता है कि जो हमने दिया हुआ है मंशूर, उसके ऊपर किस तरह से हम अमल दरामद करें। तो ये अगर इनका ये ख्याल है कि कोई उनको याद करता है तो उनको सिर्फ अदालतें याद करती हैं, अदालती हरकारे उनको याद करते हैं, आवाजें लगा के पुकार। इमरान खान याद नहीं कर रहे नवाज शरीफ को। और फिर एक जी बताइए जी। वो आपको ज्यादा याद करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी जबरदस्त बात होगी जी, जबरदस्त। ठीक है बाबर भाई, बात ये है कि इस बात के ऊपर आज जरा शहबाज शरीफ की बात आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो अपोजिशन के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और उनका बड़ा मशहूर बयान था जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी उन्होंने कहा कि इनका तो बस नहीं चल रहा, दीवार से तो लगा दिया, दीवार में भी चुलवा दे। आज फिर उन्होंने कहा कि जी ये चाहते क्या है इमरान खान साहब, और ये इशू इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है इतने बड़े चैलेंजेस हैं इकॉनमी को लेकर। अभी रेप का जो लॉ नया आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे डिस्कस करूंगा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। ये इतने गंभीर इशू है, लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि इमरान खान साहब का फोकस है हमें सलाखों से पीछे डालना। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा जी, बाबर साहब को और ऑडियंस को सुनवाएं जरा। इस सिलेक्टेड हुकूमत और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त बेजारी की इंतहा पर हैं। जो चीनी 50 रुपए पे थी आज 100 रुपए पे है। जो फॉरेन अकाउंट्स पीटीआई के हैं 23 अकाउंट्स, वो ओपन एंड शट केस है। इमरान खान न्याजी एक सेकंड भी वजीर आजम नहीं रह सकता। न्याजी नैब गठजोड़ ने गलत केसेस करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हेलीकॉप्टर इंक्वायरी का क्या बना? मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुला? चीनी स्कैंडल और गंदम स्कैंडल, दवाइयों के स्कैंडल, अगर फेस नहीं केस को देखते हैं तो फिर
दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए था। दिन रात बेगुनाह लोगों को जाकर तंग कर रही है, रातों को उठाती है FIA और IB। इसके लिए हमें दोबारा फिर सबको या मुझे जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस रास्ते, इस गलियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। फ़र्क ये है कौम की माँ और बेटियों को भी अदालतों के कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए, मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा। इमरान खान न्याजी की हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी वो इंशाअल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे कि जिसमें नवाज शरीफ की क़यादत ने, इस टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में 1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है। नेट सेविंग। आप अपने गरेबान में झांके, मंजी थले आप डांग दें, डांग फेरें, सॉरी डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। इमरान खान की हवस है कि मैं सलाहों के पीछे जाऊँ। बाबर रहमान साहब एक तो बता दीजिए कि जो केसेस की नौयत है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वाकई जेल में जाने वाले हैं, और दूसरा ये कि यही बात जो वो कह रहे हैं कि जी कौम की माओ बेटियों को, ऑब्वियसली अपने फैमिली की भी खवातीन की बात कर रहे हैं वो, कि उनके ऊपर केसेस बना दिए गए हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि क्या इस तरह भी होना चाहिए कि वो कह रहे हैं जी हमसे झगड़ा करें, हमारे घर की खवातीन के खिलाफ क्यों केस करते हैं आप, उनको कुछ जेलों में भेज रहे हैं? दोनों चीज़ें। बाबर साहब, मैं 2-3 बातें थी, मैं 2-3 बातों पे जल्दी कमेंट कर देता हूँ। पहली बात जो उन्होंने कही कि उनके खिलाफ कोई केस बना, ये सारे केसेस उनके खिलाफ पैनामा के बाद जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनके सामने आए हैं। और ये आप नवाज शरीफ का दौर था जब पैनामा आया है, इसलिए जितने गिले इनके बनते हैं वो अपने भाई से करें। दूसरा, मैं एक सवाल उठा के और फिर 2 उनकी दूसरी बातों का जवाब देता हूँ। आप शहबाज शरीफ साहब से ये पूछें, आप भाई की तकरीर की तायीद करते हैं या उसकी तरदीद करते हैं? आप नवाज शरीफ की तकरीर के हामी हैं या उसकी आप मुखालफत करते हैं? आप पाकिस्तान के इदारों पे जो हमला किया गया, जिस पे इंडिया में शादियाने बज रहे हैं खुशी के और ढोल बज रहे हैं और ताशे बजाए जा रहे हैं, आप उसके साथ हैं या नहीं है? इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, ये जो बाकी स्टोरी है ना, इसको कहते हैं एपैथी। इससे हमदर्दी हासिल नहीं की जा सकती। आप इनकी तकरीरें निकाल के देख लें। हर आदमी को ये मशवरा देते हैं कि अगर आप पे कोई इल्ज़ाम आया तो पहले अदालत में जाएं, अदालत में से आप क्लियर हों और फिर वापस आ जाएं। ना क्लियर हों तो आप वापस कभी ना आइएगा। तो अदालत में जाए ना, ये सारे साबित करें जो कुछ इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। इनके भाई के दौर में सारे मुकदमात बने, एक भी मुकदमा ऐसा नहीं है जिसका कोई कंप्लेनेंट PTI से हो या नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या इनके खिलाफ या उनके अहले ख़ानदान। अच्छा, फिर जहाँ तक ख़वातीन की बात करना है, मुझे आपको पता है मैं बीबी का वकील था ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नहीं हुआ उनके साथ, उनके वकीलों के साथ क्या नहीं हुआ? सही। मैं अब इससे आगे नहीं जाना चाहता। तीसरा पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त इनका नैरेटिव क्या है बैसियत पार्टी? इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक, दूसरा इनका प्रेसिडेंट और तीसरे इनके राहबर, क्या वो एक पेज पे हैं? आधी से ज़्यादा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के लोग बोल ही नहीं रहे। वो मीटिंगों में नहीं जाते, वो असेंबलियों में ये बुलाते रहते हैं, वो नहीं आते। उसका सबब ये है कि वो कहते हैं कि हम आपके लिए और कितना झूठ बोलें, हम अपने आप को कितना धोखा दें। हमें घर से अंदर से उनको लान तान शुरू हो गई है कि आप बस कर दें, सिर्फ सियासत की खातिर आप रोजाना के जी। बाबर साहब, आप एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो इनकी पार्टी के अंदर जो है, सॉरी आपकी कथा कलामी की, मैं जरा क्लियर कर दीजिए, इनकी पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब को लेकर अलग ग्रुपिंग है, नवाज शरीफ को लेकर अलग ग्रुपिंग है, या दोनों भाइयों के खिलाफ ही एक आप कह रहे हैं एक साइलेंट जत्था है जो कहता है कि जी हमने इनके साथ नहीं खड़े होना, आप ये कह रहे हैं? ज्यादा लोग हुए हैं जो दोनों के साथ खड़े नहीं हैं और अच्छा। बाकी टग ऑफ वॉर है। और उस टग ऑफ वॉर में जो बड़े भाई हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी उनकी जगह ले सके। उन्होंने अच्छा। मैं प्राइवेट कम्युनिकेशन हमारे सामने जो गुफ्तगू है मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। आई विल रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ एवरीबडी। तो एक साहब आते हैं, मैं आपको एक मंजरनामा दे देता हूँ। एक कमेटी है जो पार्लियामेंट आते हैं, पहले उसको जी अनेबल कर रहे हैं, उसको अनेबल कर रहे हैं उसको स्पीकर साहब। वो कहते हैं आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप यहाँ ना बैठें। फिर वो मेरी तरफ मुड़ते हैं, मुझे कहते हैं आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप ना बैठें। तो वो उनके पार्टी के 2 लीडर थे, उनमें से एक ने कहा, उन्होंने कहा जी कि ये इस कमेटी में आप भी मेंबर हैं तो ये भी मेंबर हैं, इसलिए ये बैठे हुए हैं। स्पीकर साहब अनेबल कर रहे हैं, बाबर रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा मैं आपको भी नहीं मानता। फिर अच्छा। उन्होंने एक कागज निकाल के हमें दिया हुआ था, हमने कहा इस कागज को मानते हैं? वो कहते हैं मैं कागज भी नहीं मानता। और उसके बाद फौरन वो फोन करने के लिए उठ के बाहर चले गए। इसलिए
एक अंदर जो उनके तासुर है ना, जो जिसको कहते हैं बज़ वर्ड, वो ये है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई शख्स उनको रिप्लेस करने के लिए उनका दामाद खड़पेंची करे, उनकी बेटी खड़पेंची करे, उनका भतीजा खड़पेंची करे, उनका भाई। आई गिव यू अ प्रूफ ऑफ इट कामरान। कैसे? या एग्जैक्टली, मैं आई गिव यू अ प्रूफ ये है कि आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब जब उनके पास अक्सरियत थी, शहबाज को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा आप वजीर आज़म हैं, इस्लामाबाद में इजलास हुआ उनकी पार्लिमानी पार्टी का। वजीर आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने बड़े स्टाइल के साथ लोगों को झुक के प्रणाम किया। प्रणाम करने के 8 घंटे के बाद जब पर्दा उठा तो शायद दोबारा कोई इजलास हुआ था? आंसर इज नो। लेकिन शहबाज शरीफ ये भी तो कहते हैं मैंने अपने भाई की खातिर प्राइम मिनिस्टरशिप को कुर्बान किया है। मरीम नवाज कहती हैं कि उन्होंने अपने भाई की खातिर प्राइम मिनिस्टर को कुर्बान किया एक ज़्यादा मर्तबा। नहीं, बहुत दफा उन्होंने भाई को कुर्बान करने की कोशिश किया, लेकिन भाई फिर भाग जाता था, इसलिए कुर्बान हो नहीं सका। अच्छा सर, इसमें एक बात बताइए, नवाज शरीफ साहब आप प्राइम मिनिस्टर को क्या लगता है, आपको क्या लगता है वापस कभी नहीं आएंगे? एक, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी अल्ताफ हुसैन 2 होगी स्पीच, और दूसरा बता दीजिए कि आप लोग हकीकत क्या है, कुछ भी कर लें कि हमारा बरतानिया के साथ ऐसा मुआहदा है भी कि हम उनको वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते? कानूनी बात क्या है बाबर साहब? जी, 3 बातें आपने पूछी। एक तो यह है कि इमरान साहब के पास फुर्सत नहीं है, वो बिजी हैं, इसलिए वो इन कामों में नहीं पड़ते। ये उसके लिए एक एहतसाब का अलग से इदारा है, वो एहतसाब कर रहा है। उस इदारे के सरबराह इन्होंने खुद चुने थे और इनके भाई ने चुने थे और खुर्शीद शाह ने चुने थे। इमरान खान ने हमारी सिफारिश ये कहने के ऊपर नहीं लगाए थे वो। इसका तो ये जवाब आ गया। दूसरा ये है कि क्या इनका जो मसला है वो किसी तरीके से भी कोई हल हो सकता है गवर्नमेंट के साथ? गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, मैं ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग इट बिफोर एंटायर नेशन, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है इनके साथ। क्या झगड़ा है हमारा? क्या नहीं बाबर साहब, मैं कह रहा हूं आप वापस ला सकते हैं इनको कानूनी तौर पे, कानूनी तौर पे वापस ला सकते हैं जी, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, कानून क्या कहता है? एक जुमला वो इंपॉर्टेंट आपने बोला था, मैं उसको एड्रेस कर दूं। आपने ये कहा कि इमरान खान इनसे चाहते क्या है? इमरान खान इनसे ये चाहते हैं कि पैसे वापस कर दें, आप अदालतों के सामने पेश हो जाएं, आप केसेस को चलने दें, आप फैसले होने दें, आप अपने निज़ाम पे यकीन करें और आप अपने मुल्क के इदारों पे यकीन करें। इमरान इससे ज़्यादा किसी से भी कुछ नहीं चाहते। अब अगला सवाल क्या कर रहे थे आप? ये कि कानूनी तौर पे आप वापस इनको ला सकते हैं, जबकि बरतानिया के साथ हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। कानूनी तौर पे जी, नवाज शरीफ साहब को 92 से एक एग्रीमेंट किया हुआ है इंडिया ने। अच्छा। एक वीरू भाई पटेल को वापस किया बरतानिया ने। 5500 आप निकाल के पढ़ लीजिए इंडियंस हैं जिनको वो वापस करने के लिए वो लटकाते रहते हैं, इसलिए कि उनमें से कॉन्विक्ट कोई नहीं है। ये है कॉन्विक्ट। कौन सा कॉन्विक्ट है जो वापस नहीं आ सकता? अगर अच्छा। किसी को पॉलिटिकल परसिक्यूशन का खतरा हो, इनकी तो सजा है जो अदालत ने दी हुई है। तो आपको लगता है कि आप वापस ले आएंगे इनको? बिल्कुल ठीक है बाबर साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है क्योंकि दूसरा इशू बड़ा अहम है, इसमें मैंने आपसे बात करी, जो रेप का हम नया लॉ लेके आ रहे हैं और बहुत से लोग इससे मुंतज़िर होंगे कि जानने के लिए कि वो ऐसा क्या चेंजेस जिससे कि रेप जैसे हीनियस क्राइम को जो है डिस्करेज किया जाए। इन तमाम चीज़ों पर इस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे मजीद अगर टाइम मिला नवाज शरीफ साहब के ऊपर, एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान में मोटरवे केस जब से हुआ तो ये रेप का इशू जो है बहुत लाइमलाइट में आया। पुलिस का रोल जो है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट खुल के सामने आया, कैसा होना चाहिए और कैसा है। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान पीनल कोड PPC 376 है जिसमें लिखा हुआ है कि पनिशमेंट फॉर रेप जो है वह हूएवर कमिट्स रेप शैल बी पनिश्ड with death or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years and shall also be liable to fine. ये भी लिखा हुआ है कि rape is committed by 2 or more persons in furtherance of common intention of all, each of such persons shall be punished with death or imprisonment for life. बाबर रहमान साहब, रेप को लेकर नया लॉ गवर्नमेंट लेके आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राइट, बाबर रहमान साहब को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, एक ब्रेक लूंगा, उनकी आवाज़ ठीक। अच्छा, बाबर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये फिर आपने खींच दिए यार। जी बाबर साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बहुत कम आ रही है। अच्छा, देखो मैं ठीक करो सर थोड़ा आप मैं बस ये जानना चाह रहा था कि नया लॉ जो गवर्नमेंट लेके आ रही है रेप को लेके, अगर उसकी डिटेल्स आप बताएं। आपकी आवाज़ हमें बड़ी क्लियर आ रही है। चले मैं एक ब्रेक लेता हूं ताकि ये टेक्निकल इशू ठीक है किया जाए। व्यूअर्स,
पनिशमेंट फॉर रेप जो है उसके ऊपर एक नया लॉ आ रहा है जो बाबर रहमान साहब हमारे साथ शेयर करने जाएंगे इस मुख्तलिफ वक्फे के बाद। वार्म वेलकम बैक जी। बाबर रहमान साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सर थोड़ा बताइएगा, अब नया आप जो लॉ लेके आ रहे हैं रेप की पनिशमेंट के ऊपर, वो क्या है, लोग जानना चाहेंगे। जी थैंक यू। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इस ऑफेंस के हवाले से अलहदा से कोई कभी कानून नहीं बना, तो सही। इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशंस का अलहदा कानून बन रहा है। उसमें पहली दफ़ा बच्चे और ख़ातून के साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी, जो जिसकी डेफिनेशन ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड जेंडर जो होती है, ठीक है, 2018 में उसको भी शामिल किया गया है। बिल्कुल ठीक है जी हाँ, उसके एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये, इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रेड 17 से नीचे का कोई ऑफिसर, और ग्रेड 17 का मतलब है गजटेड ऑफिसर, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे। अच्छा। तीसरा ये है कि अगर कोई झूठा इल्ज़ाम होगा तो उसके ऊपर भी सज़ा होगी, और एक क्राइसिस सेल बन रहा है, जो सबसे बड़ी बात है इस स्ट्रक्चर साइड के ऊपर, जिसमें DSP लेवल का अगर पुलिस से होगा और 20-21 का अगर दूसरे किसी इदारे से होगा, वो लोग होंगे जो इस तरह के जितने विक्टिम हैं उनके लिए क्राइसिस सेल काम करेगा, और वो मुसलसल काम करेगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो पहली दफ़ा हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मैं ये आपको इशारे दे रहा हूँ इसलिए कि ये कल कैबिनेट में गया था जो ड्राफ्ट, और उसके बाद अब ये जाएगा CCLC में, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस है, उसमें जाएगा, और फिर पार्लियामेंट में इसको ला रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको उसूली तौर पे अप्रूव किया और कहा कि इसको CCLC में जाके इसको एग्जामिन करके फिर कैबिनेट से मंजूरी लेंगे। लेकिन सालों जिस तरह पहले लग गया ज़ैनब अलर्ट बिल पे, उस तरह से नहीं लगेगा इंशाल्लाह। इसको हम नॉन बेलेबल ऑफेंस बना रहे हैं जी, इसमें ज़मानत अच्छा। कोई नहीं होगी ताकि मुकदमा चल सके, नॉन कंपाउंडेबल के कोई राजीनामा ना कर सके, और फिर जो अच्छा इसमें स्टेट होगी। अब सॉरी बाबर साहब, थोड़ा मुझे बताइएगा, आप सॉरी आपको रोक रहा हूँ मैं, कि आप कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो है राजीनामा नहीं हो सकेगा, तो अब इसका मतलब ये कि अब स्टेट जो है वो पार्टी होगी इसके अंदर पहली दफ़ा। जी हाँ, स्टेट एक्सक्लूसिवली स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, और उसमें जो लीगल एड है, मुफ्त के वकील, वो भी स्टेट देगी। और फिर ये जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG है, वो इसको करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन का जितना प्रोसेस होगा उसको सुपरवाइज वो करेगा। अब ऐसा नहीं है कि नीचे करके और कोई कारपेट के नीचे इसको दबा सके। ये ख़ास मैं आपको बातें बता रहा हूँ। जो स्पेशल कोर्ट होगी उसके अंदर जो 173 की रिपोर्ट जाती है, जिसको चालान कहते हैं, वो 30 दिन के अंदर पेश करना लाजमी होगा, और फिर स्पेशल कोर्ट मदद ले सकेगी जो पुलिस है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम से, जिसमें मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ जितने भी असिस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में लोग, वो शामिल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर जो बग़ैर किसी डिफ़ॉल्ट के ये अदालत पाबंद होगी कि 45 डेज़ में, यानी 5.5 हफ्ते में ये ट्रायल जो है उसका फैसला होगा और वो मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा। और फिर ये जो इसकी दो चीज़ें बड़ी ख़ास हो रही हैं जो पहली दफ़ा वो भी हो रही हैं, वो ये है कि एक तो आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, आपको पता है लोग सामने नहीं आते, ये अंडर रिपोर्टेड क्राइम है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, और अपनी आबरू की वजह से सामने नहीं आते। उनके लिए ये प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है कि जो कोर्ट है वो पाबंदी लगा देगी कि इसकी प्रोसीडिंग्स इन कैमरा करें, ठीक है, और इसके ऊपर जो ID है उसको डाइवर्ज ना किया जाए। फिर एक और जो तजवीज़ है, ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ख़ास हिदायत थी, वो ये थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए से, ताकि जो हैरेसमेंट होती है कचहरी के अंदर, माहौल बनाया जा सकता है, विक्टिम का वीडियो लिंक पे बयान लिया जाए, और फिर धमकी देने वाला भी आ सकता है। वीडियो लिंक पे सारी कार्रवाई जो है वो सर मेरे एक दो सवाल आते हैं आपसे। आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल ठीक, आइडेंटिटी जो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये बहुत बड़ी डिबेट ये चल रही थी बेसिकली आपकी गवर्नमेंट के अंडर ही, कि ये जो रेप जो होता है उसके बाद जब तक कि विक्टिम मर ना जाए तो डेथ पेनल्टी इसके अंदर नहीं है, तो पनिशमेंट को लेके आप कोई चेंज लेके आ रहे हैं या पनिशमेंट वही रहेगी जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है? नहीं, देखिए ये जो पीनल लॉ है उसमें लिखी हुई है, जो पनिशमेंट है उसमें हम ये कि अगर विद इंटेंट टू कॉज, मिसाल के तौर पे बच्चे के साथ अगर कोई ऐसा जुल्म करने जाता है तो उसको पता है ना बच्चे ने मरना है, या कोई और ऐसी खातून है या कोई ट्रांसजेंडर है, वो गैंग आ जाता है, तो उनको भी डेथ दी जा सकेगी। ये इजाफा हो रहा है जो वो मैं आपको ये इजाफा हो रहा है। तो बच्चों की कोई एज लिमिट होगी उसके अंदर, इस उम्र तक के बच्चे को?
इस उम्र तक के बच्चे को अगर रेप करता है या बच्ची को, तो उसको आप डेथ पेनल्टी कंसिडर करेंगे? जो नहीं, वो तो फिर सारी जगह ही चली जाएगी, ये इन रेम जाएगी, सारी जगह डेथ पेनल्टी जो है वो एक्सटेंड होगी। नहीं, बाबर साहब, मैं कह रहा हूँ कि इसकी कोई टाइम लिमिट, इसकी कोई एज लिमिट होगी कि इस उम्र तक के बच्चे को अगर कोई ज्यादती करता है बच्ची के साथ, तो वो रेप जो है वो डेथ की इंटेंट भी कंसिडर होगा, उसकी कोई एज लिमिट है? नहीं, डेथ इंटेंट तो किसी के साथ देखिए ना, डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, इंटेंट क्या है, गैंग क्या है, तो इसलिए इसको हम रखेंगे ताकि सारे जराइम पे ये लगे। फिलहाल तजवीज़ ये है, लेकिन इसको दो जगह एग्जामिन होना है, एक CCLC में एग्जामिन होगी, मेरे ख्याल में मंडे को मीटिंग कॉल हो रही है, उसमें शायद एग्जामिन हो जाए, और उसके बाद जब पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट के अंदर जो एक मुत्तफ़िका पूरी पार्लियामेंट की करारदाद है विच इज़ लाइंग इन माई फाइल, वो हम जो ही पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसमें पेश करेंगे। वो मुत्तफ़िका है सारी जमातों की, उसमें सब ने कहा है कि डेथ दें नंबर 1, और दूसरा पब्लिक एक्सिक्यूशन उसमें है। अच्छा, राइट। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बाबर साहब, बड़ा इंफॉर्मेटिव बात आपने बताई इस लॉ के हवाले से। एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।